नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2019 के लिए तुला राशि का राशिफल। क्या होंगे ग्रह योग, कौन से ग्रह राशांतर करने के बाद आपके जीवन पर उसका क्या असर होगा, आपके जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा कंपित होगा, ऐसे कौन से डिसीजन आपको लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं, ऐसे कौन से दिन इस महीने के जो कि शुभ है या फिर अशुभ है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो तुला राशि के बारे में अगर चर्चा की जाए तो जो तुला राशि के बारे में मैं कह रहा हूँ, यह चंद्र राशि के आधार पर ये जो राशिफल है मई 2019 का, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रह बदल या फिर राशि, जो ग्रह राशि बदल कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो परिणाम आपके राशि पर मतलब तुला राशि पर किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे रवि के संदर्भ में। रवि जो कि मेष राशि में है वो 15 तारीख के बाद आपके अष्टम स्थान में मतलब वृषभ राशि में जाने वाला है। रवि जो कि आपका लाभेश भी है, तो वो आपके द्वितीय अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने अभी तक देखा होगा कि जो रवि है वो आपके सप्तम स्थान में था, जिसकी वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो थोड़े बहुत आपके ऊपर हावी हो रहे थे। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप मतलब आपकी जो राशि है वो काफी संतुलित है। तो अगर कोई आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, उसे पूरी तरह से समझा लेते हैं या फिर समझ जाते हैं, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर आप आते हो। तो यही आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े बहुत हावी हो रहे थे, लेकिन 15 तारीख के बाद ये जो परिस्थितियां है वो परिस्थिति इसमें बहुत ज्यादा बदल आ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के ऊपर आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, मतलब जो स्पेंडिंग वगैरह जो बोलते हैं वो सेहत के बारे में हो सकती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन लॉज होंगे मतलब ससुराल के जो लोग होंगे उनको भी कुछ मदद वगैरह करनी पड़ सकती है। तो मतलब ये जो बातें हैं वो मई के 15 तारीख के बाद होने वाली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में है वृषभ राशि में, वो दिनांक 8 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो कि आपका सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है। तो जब जैसे मैंने कहा कि पिछले करीबन 15 दिनों से या फिर मई के 15 दिनों तक 15 तारीख तक ये जो रवि है वो आपके सप्तम स्थान में था, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी थे। लेकिन जैसे ये मंगल आपके मतलब अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में चला जाएगा तो 2-3 बातें हैं उसके बारे में आपको अनुभव होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार जो कि आपके ऊपर हावी थे वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे और उनको आप अच्छी तरह से समझा पाओगे या फिर अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे डिसीजन आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आने वाले कल में या फिर फ्यूचर में उसको आपको अच्छी तरह से उसके आउटकम है वो मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे डिसीजन आप ले सकते हो। उसी प्रकार किसी पिकनिक पे वगैरह भी जा सकते हो, मतलब 8 तारीख के बाद, मई 8 के बाद आप आपके जो फैमिली है उसके ऊपर खर्चे कर सकते हो। मेनली आप पिकनिक पर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा और वो आप फील भी करोगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो लग्जरी ज़्यादा पसंद करती है, तो वैसे तो ये बात जो है वो पॉजिटिव ही आपको दिखाई देगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में था, यह बुध 4 तारीख के बाद आपके सप्तम स्थान में भ्रमण करेगा और 19 तारीख के बाद आपके अष्टम स्थान में भ्रमण करेगा। तो बुध ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो बुध आपका भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। तो यह बुध जैसे कि आपके षष्ठ भाव में था, तो थोड़ी बहुत आप जहां पर काम करते हो वहां पर की परिस्थितियां हैं वो थोड़ी बहुत अलग थे। आपके जो गुप्त शत्रु थे, आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने से गुप्त शत्रु मतलब जो लोग आपके सामने बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी बहुत आपको तकलीफ हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही ये बुध 4 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आपकी हार्मनी धीरे धीरे अच्छी तरह से डेवलप होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 2-3 बातें हैं कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनको सेहत के लेकर थोड़े बहुत परेशानी हो सकती है, मतलब करीबन 4-5 तारीख के बाद, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद 19 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो स्ट्रेसफुल थोड़ी बहुत कंडीशंस तैयार हो सकती है, जो कि जैसे मैंने कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के लेकर थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है या फिर उनके सेहत के लेकर थोड़े बहुत आपको स्ट्रेस हो सकते हैं। बस यही बात है, ये जो बात है मतलब जो मैंने उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में कहा, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में है, जो कि अच्छा माना जाता है, द्वितीय भाव में अपने स्थान में है, तो आर्थिक जो हम जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, गुरु का ये जो ब्राह्मण आपके द्वितीय स्थान में है वो अच्छा है। लेकिन यह जो गुरु है वह गुरु मतलब अभी वक्री हो रहा है, वह आपके पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से वह आपके मतलब दशम भाव को देख रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो करियर के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गुरु जो ग्रह है वह अभी वक्री है, तो इसके वजह से उसके पूरी तरह से जो फायदा जिसे हम बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम आपके करियर के बारे में आ सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़े ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में था, वह दिनांक 11 तारीख के बाद वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो कि आपका लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, वह 11 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके सबसे ज्यादा एक अनुभव आपको होगा, जो कि पिछले करीबन 1 महीने में आपने देखा होगा कि सेहत के बारे में आपकी जो सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही 11 तारीख के बाद ये जो शुक्र ग्रह, ये शुक्र जैसे ही आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आपके सेहत के बारे में आपको दिख रहे थे, या फिर जहां पर आप काम करते हो वहां पर के जो महिला वर्ग है उनसे थोड़ी बहुत आपकी तकरार हो रही थी, या फिर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम डेवलप हो रहे थे, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। आपके सेहत के बारे में भी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। 11 तारीख के बाद यह जो शुक्र जैसे आपके सप्तम भाव में आएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। और दूसरी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग प्रेम में है, प्यार में है, तो उन्होंने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से उनके प्रेम में कुछ रुकावटें आ रही है, या फिर उनके जो प्रेमी है उनके साथ उनकी अच्छी तालमेल नहीं हो रही, हारमोनी अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन 11-12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वह शुक्र जैसे ही आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, तो पूरी तरह से आपके जो प्रेमी होंगे उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इसका पूरी तरह से आनंद ले। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके तृतीय भाव में है, जैसे कि शनि ग्रह के लिए तृतीय भाव बहुत अच्छा है, और आपके राशि के लिए भी शनि बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। तो तृतीय भाव से वह आपके पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से वह आपके भाग्य भाव को देख रहा है, और दशम दृष्टि से वह आपके व्यय भाव को देख रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि यह ग्रह भी अभी वक्री हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस या उसके बारे में बहुत बड़े इफेक्ट अनुभव आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यह था आपके राशि में जो भी ग्रह है वो ग्रह किस तरह से आपके राशि का अफेक्ट करेंगे, या फिर राशांतर जो हो रहे ग्रह के वो किस प्रकार के होंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि योग भी होते हैं, मतलब हर ग्रह दूसरे ग्रह के साथ योग करता है, और उसके परिणाम भी होते हैं। हालांकि ये जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो जो परिणाम है उन 2-3 दिनों में हमें अनुभव अवश्य ही होते हैं। तो वह ग्रहों के परिणाम किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है, पहला जो ग्रह योग है वो बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है, वह आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, और उसका जो परिणाम होगा वो परिणाम 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आपने कुछ लोन लिया है, अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट वगैरह की है, तो उसके बारे में थोड़े बहुत स्ट्रेस या प्रॉब्लम आपको देखने पड़ सकते हैं। अनवांटेड स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो उसके बारे में थोड़े बहुत प्रॉब्लम या स्ट्रेसफुल कंडीशंस तैयार हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा तैयार रहना। अगर उसमें के संदर्भ में कुछ आपको डिसीजन लेना है, थोड़ा सा रुकना। मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के बाद, मतलब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन 3 तारीख के बाद अगर आप देखते हो तो उसमें बहुत अच्छी मतलब बहुत कमियां होंगी, और आपका जो मूड होगा वो भी नॉर्मल होगा। इसके बाद बुध और गुरु का त्रिकोण योग, जिसे हम शुभ योग भी कहते हैं, वो होने वाला है, और उसका जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में है, आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा 1 तारीख से 3 तारीख तक जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन तैयार हो जाएगी वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जैसे ही ये जो बुध ग्रह है वो गुरु के साथ त्रिकोण योग करेगा। मतलब आप उसमें से कुछ ना कुछ तो तरकीब निकाल लाओगे, या फिर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन तैयार हो जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, या फिर ऐसे कोई लोग आपके रिलेशन में ही, या फिर आप जिन्हें पहचानते हो वो आपसे बुजुर्ग होंगे, वही आपके लिए बारे में ऐसे कुछ अच्छे कंडीशंस वगैरह तैयार करेंगे, जिसकी
वजह से जो भी स्ट्रेस होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ बुध युति योग करने जा रहा है, और जिसका जो परिणाम है वो परिणाम 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का होगा। तो यह जो बात है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह जो मतलब डेज होंगे या फिर यह जो दिन होंगे उसमें आपके जो वाइफ होंगे उनके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उनके बारे में 2-3 बातें हो सकती है, या फिर उनके पहली बात तो यही है कि उनके सेहत के बारे में कुछ आपको एक्सट्रीम ऐसे कुछ कंडीशंस आपके सामने आ सकते हैं, या फिर दूसरी बात कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से तकरार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं। मैं फिर से कहता हूँ ये जो दिन होंगे वो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का है। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो ज़्यादा से अपोज में नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी संतुलित है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करती, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि हम अपना आपा खो देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो भी डिसीजन लेने हैं 9 तारीख के बाद लीजिए। मेरे ख्याल से उस वक्त तक जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबू में हो सकती है। इसके बाद जो ग्रह योग है वो बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है, और जिसका जो कालावधि है वो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का है। उसका जो परिणाम है बुध जो कि आपके शनि जो कि आपके तृतीय भाव में और बुध जो कि आपके सप्तम भाव में, उनके साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ तकरार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ अगर होती है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ तो राह निकल के आएगा। कोई बड़े प्रॉब्लम से आप बड़े कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आती है, थोड़ा रुकिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद ये जो सभी उसके जो परिणाम होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सिर्फ पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, और आपके राशि में पेशेंस बहुत ही अच्छी तरीके से पाया जाता है। इसके बाद जो शुक्र और हर्षल की युति भी होने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित जो हर्षल है उसके साथ शुक्र की युति होने जा रही। अभी ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें हो सकती है आपके संदर्भ में। आपके लाइफ में कोई अलग व्यक्ति आ सकती है जिसके साथ आपके प्रेम के संबंध जुड़ सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो राशि है, आपकी राशि के लिए जो ऐसे कहा जाता है कि आपकी जो राशि है उसमें ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपके राशि में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कोई बात हो सकती है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपके लाइफ में कोई अलग से व्यक्ति आ सकते हैं जिसके साथ आपके तार जुड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो जो बातें हैं वो अगर आपको सूटेबल लगती है, अगर आपको लगता है कि ठीक है इस रिलेशनशिप में हम जा सकते हैं, तो आप उसके बारे में निर्णय ले सकते हो, लेकिन पूरी तरह से सोच समझ के ही इसके बारे में निर्णय लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में है वो आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, और उसका जो कालावधि होगा वो 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का होगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इन दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने जो भी स्कीम लाई जाएगी, या फिर कोई भी ऐसे प्लानिंग या फिर कोई भी ऐसी बात की जाएगी जिसमें आप फंसने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब आप पूरी तरह से उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और उसके ऊपर अगर आप विश्वास रखते हैं तो फंसने के चांसेस पूरी तरह से बनते हैं। और वो जो कालावधि 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का है। उसके बाद शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह जो कालावधि है 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का होगा, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ साबित होगा। आपको लाभ के बारे में या फिर किसी एक विषय पर अगर आप काम कर रहे हो, बहुत दिनों से इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो यह था ग्रहों के योग के बारे में परिणाम जो कि मई 2019 के लिए तुला राशि को मिलने वाले हैं। इसके बाद हर महीने में पूर्णिमा और अमावस का दिन होता है। यह जो 2 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का सबसे ज़्यादा आकर्षण इस पूर्णिमा और अमावस के दिन होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा और अमावस के दिन ज्वार भाटा भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ज्वार भाटा का जो समय होता है वो भी ज़्यादा होता है, उसमें आकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि पृथ्वी पर जो भी जल तत्व है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो कि हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और हमारे शरीर में जो खून है वो खून में भी
पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो इसी वजह से पूर्णिमा और अमावस के जो दिन होते हैं वो ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इन दो दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करना। तो वो 2 दिन मई के महीने में कौन से हैं? तो मई के महीने में पूर्णिमा होने वाली 18 तारीख को सुबह 4:11 से लेकर 19 तारीख के सुबह 2:41 तक का इसका समय है। तो इस समय में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अमावस का जो दिन है वो 4 तारीख के सुबह 4:04 से लेकर 5 तारीख के सुबह 4:16 तक। तो यह जो समय है पूर्णिमा का और अमावस का, इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। जो भी बातें आपके सामने है आती है उसे उसी प्रकार से मतलब ये करना, ट्रीट करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपको डिसीजन लेना है तो थोड़े दिन के लिए थोड़े वक्त रुकिए। ये जो दिन मैंने गिनवाए उसे जाने दीजिए, या फिर जो समय मैंने गिनवाए उसे जाने दीजिए, उसके बाद उसके बारे में डिसीजन लीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपको जानना है कि कौन से ऐसे दिन हैं जो कि, या फिर दिन में ऐसे कौन से समय है जो कि आपके लिए अच्छा होगा, या फिर इसके संदर्भ में अपना जो चैनल है, इस चैनल पर हर दिन के जो मतलब राशि भविष्य होता है वो दिखाया जाता है। उसमें शुभ समय अशुभ समय इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी दिए जाते हैं, आप वो जरूर देखिए। हर महीने में अशुभ दिन होते हैं। हालांकि मैंने जो अशुभ शब्द यहाँ पर लिया है वो अशुभ शब्द मतलब ये नहीं होता कि उन दिनों में कोई बड़ी घटना घटती है या फिर कोई ऐसी बड़ी बातें होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी जो मानसिकता होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी सभी बातें हैं वो नॉर्मल होती है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट, हमारी जो मनस्थिति होती है वो पॉजिटिव नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने की जो परिस्थितियां है वो आपके लायक नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो एनर्जी फील नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। तो वो दिन कौन से है? वो दिन आपके राशि के लिए है 1 तारीख, 2 तारीख, 6, 7, 14, 15, 16। 1 तारीख, 2 तारीख, 6, 7, 14, 15, 16। यह जो दिन है वो दिन आपके लिए अशुभ दिन है। मतलब इन दिनों में आपका जो माइंडसेट होगा, वो आपका जिसे हम मूड कहते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि यह जो महीना है, मतलब मई 2019 का जो महीना है, इस महीने में ऐसे कौन से जन्म तारीख है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है, फिर उनके लिए यह जो पूरा महीना है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इन महीनों के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच जिनकी भी जन्म तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में है, उनके लिए यह जो महीना है मई 2019 का बहुत ही अशुभ फलदायी होगा। तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के नए इसमें नहीं जाना, शांत रहना। कोई भी परिस्थिति आपके खिलाफ आ सकती है या फिर आपके अपोज में आ सकती है, थोड़ा शांति से काम लेना, पेशेंस से काम लेना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जिनकी चंद्र राशि धनु राशि है और जिनका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, उनके लिए भी जो परिस्थितियां है काफ़ी गंभीर हो सकती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि धनु राशि ने पिछले 1-1.5 साल में ये ऐसी बातें बहुत सी देखी है, इनकी राशि 7.5 में चल रही है, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के लिए मई 2019 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।